सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और काफ़ी मेहनत मैंने आपके लिए ख़ास तौर से पीडीएफ के लिए मुझे करना पड़ रहा है और करना भी चाहिए। और इस पीडीएफ के अंदर सारा जितना भी कंटेंट है बड़ा अच्छे तरीके से आप अपने लैपटॉप से मोबाइल फ़ोन से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि एक प्रयास है और ये मेरे द्वारा ही प्रिपेयर्ड होता है। थोड़ा मैंने भी सीखा है कि कैसे कंटेंट आपको दिया जाए, क्योंकि आप लोग के भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर मतलब अभी नोट्स बनाने का समय नहीं है, कैसे किया जाए। बट ठीक है, चीज़ें करना है तो ये पीडीएफ आपको एक मैंने सेपरेट ग्रुप भी बना दिया है द हिंदू से रिलेटेड। टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद डाल दिया था, नहीं हो तो बता देना आप लोग। ये पीडीएफ आपको बस इसी पीडीएफ को फॉलो करना है फ़िलहाल के लिए, और जो नोट्स बनाना चाहते हैं इसी पीडीएफ को यूज़ करके आप अपना नोट्स बनाए। बढ़िया अच्छे तरीके से पीडीएफ है, इजीली आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज क्या डेट है? आज आपका 25 फ़ैब है और संडे है। संडे को स्पेशल इशू आप सभी को पता है कि एक आता है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस। सो माय नेम इज़ सौरभ पांडे। शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। और आज प्रीलिम्स टेस्ट का 20 मतलब प्रीलिम्स जो टेस्ट है 20वां टेस्ट है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मतलब आपको सौरभ पांडे यूपीएससी.com पे जाना है और वहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का अगर आप हिस्सा हैं एडवांस करंट अफेयर्स का, तो उसमें 19 टेस्ट हो चुके हैं। वीक में 2 टेस्ट हैं हमारे, थर्सडे और संडे को। तो आज रात 9 बजे है और जैसा मैंने आपको कहा कि आपको मिस नहीं करना, टेस्ट देते रहना। रिवीजन पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, बढ़िया तरीके से उसको रिवाइज करो। करंट अफेयर्स मुझ पे छोड़ दो, अच्छे तरीके से जो यूपीएससी लेवल का कंटेंट है वो कवर होगा और हाईली एडवांस टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के उसमें कवर्ड हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब आप अपना स्टैटिक पे ध्यान दो, सारी चीज़ें आपको करना है। स्टैटिक अपना जो भी आपको लगता है, जो भी सोर्सेस हैं, जिन भी टीचर से आपने पढ़ा उनको रिवाइज करो। बाकी चीज़ें आई एम लाइक डूइंग, तो आप उसको फॉलो करें। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, लिंक आपका सौरभ पांडे यूपीएससी.com, नीचे जाना, वहाँ पे पॉपुलर कोर्स में जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। सारी डिटेल में लास्ट में दे दूंगा आपको, अगर आपको विद स्क्रीनशॉट जाना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो हर चीज़ आपको अवेलेबल रहेगी। इस सेशन का पीडीएफ भी जैसे मैंने आपको कहा है कि एक हिंदू समरी नाम से, द हिंदू समरी नाम से एक मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना दिया, उसमें सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैं आई विल ट्राई कि चलो मेन वाले में भी डाल देंगे अभी फिलहाल के लिए, बट एक जगह ही पीडीएफ रहेगा तो आसान रहेगा, क्योंकि फिर पुराने पीडीएफ लेना है तो दिक्कत होती है। और या फिर आप सौरभ पांडे यूपीएससी.com पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। शुरू करते हैं। टॉपिक पहला है द टॉपिक एडवर्ड सिंड्रोम करके एक टॉपिक है आज का। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी क्या है कि रिसर्चर्स ने कहा है कि क्रोमोजोमल डिसऑर्डर वो डिस्कवर किया है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, अब यहाँ पे देखो शब्द आप समझो, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हमारे जो काम का ये शब्द है। तो क्रोमोजोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जैसे अगर इफ़ यू टॉक अबाउट इंसानों की अगर हम बात करें तो क्या है, जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक फॉर एग्जांपल, सो लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर ये एक हमारा सेल है, ह्यूमन सेल है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपका जो है यू हैव, न्यूक्लियस के अंदर आपका यू हैव विद इन न्यूक्लियस यू हैव क्रोमोजोम्स एंड विद इन द लाइक अगर आप देखो तो फिर डीएनए, और डीएनए के सेगमेंट्स आपकी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो सकता है किस टर्म्स पे? एक होता है क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर के, और एक होता है क्रोमोसोम के नंबर पे। तो ये डिसऑर्डर रिस्पॉन्सिबल, मतलब क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, सपोज इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रोमोसोम का अगर मान लो, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम का आपका स्ट्रक्चर है और इसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, तो इस टाइप से क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, इसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे चेंजेस आ जाएं, नंबर पे चेंजेस आ जाएं, ये स्ट्रक्चर, तो दिस विल रिजल्ट इनटू क्रोमोसोम डिसऑर्डर। क्रोमोसोम डिसऑर्डर, या एक शब्द और यूज़ होता है इसके लिए, दैट इज़ क्रोमोसोमल एबरेशन, या फिर क्रोमोसोमल एबरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इफ़ यूल सी ये डिसऑर्डर, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द डिसऑर्डर, तो ये एक अभी ऑब्जर्व किया है एक स्केलेटन में जो बहुत ही पुराना है,
लाइक अराउंड 5500 ईयर ओल्ड है, जिसमें डाउन सिंड्रोम के केसेस देखने को मिले हैं। देन यू हैव एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो भी देखने को मिला है। सो जो भी इंडिविजुअल है जिसमें क्रोमोजोमल ट्राइसोमी है, आगे डिस्कस करेंगे, मतलब 3 कॉपीज़ है क्रोमोजोम की। जैसे क्रोमोजोम की कॉपीज़ होती हैं तो 3 कॉपीज़ हैं, ठीक है। तो जैसे क्रोमोसोम्स के हर सेल के अंदर इतने नंबर होने चाहिए, बट वो नंबर आपके इंक्रीज़ हो गए, वो आपके 3 कॉपीज़ हो गए क्रोमोसोम्स के लिए सेल के अंदर 2 की जगह, तो फिर वो उससे हम स्थिति को बोलते हैं ट्राइसोमी शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे क्रोमोसोम नंबर 21 और 18 जो है ये डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि डाउन सिंड्रोम की बीमारी है और एडवर्ड सिंड्रोम की बीमारी है, दोनों ही जो बीमारियां हैं, एडवर्ड सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम की जो बीमारियां हैं, दोनों ही बीमारियां रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर व्हाट वी कॉल इट एज जो क्रोमोजोम, लाइक इट इज़ कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर, जिसे हम ट्राइसोमी शब्द जिसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर क्रोमोजोम का जो नंबर है अगर वो बढ़ जाता है तो उसके लिए ये दैट नंबर इज़ बेसिकली, अगर जो है दैट इज़ देयर, अगर इंक्रीज़ होता है दिस रिजल्ट इनटू डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका होता है। जैसे आप ये देखो, ये ट्राइसोमी देखने को मिलता है 21th क्रोमोजोम पे। तो ये आपके 20 टोटल हैं आपके, तो यहाँ पे 21th क्रोमोजोम में देखो जनरली सब में 2 2 हैं, यहाँ पे 3 हो गया, तो ये डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। सिमिलर जब 18th में होगा, जैसे ये है, अगर इसमें ट्राइसोमी हो जाती है तो ये, अगर इसमें अगर ट्राइसोमी हो जाती है तो दिस रिजल्ट इनटू व्हाट वी कॉल इट एज एडवर्ड सिंड्रोम। अब इसमें देखो कोई मेंस का प्रश्न तो नहीं आता है, लेकिन प्रीलिम्स का आता है, प्रीलिम्स का आता है। जैसे पिछली बार एंटीबॉडीज़ वाला वो क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद, मेंस में भी आया था, तो उसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब जो लोग नहीं फॉलो करते हैं न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से कंटेंट, उनको हमेशा से दुविधा रहती है, यार ये कहाँ से पूछ लिया, कौन पढ़ाएगा इसको, अरे किताब चेंज करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें। बट जो फॉलो करते दे आर अवेयर अबाउट कि चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, बहुत अधिक प्रश्न जो है इसमें फ्रेम होते हैं। सो देखो, एक जो एडवर्ड सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट तो किडनी, हार्ट, है ना, बहुत लोग जो है हाफ ऑफ दोज बॉन्ड डोंट सर्वाइव पास्ट 1 वीक, ये सब देखने को मिलता है। शरीर कुछ इस तरीके का बच्चों का हो जाता है। और ट्राइसोमी 18 देखने को मिलता है। ट्राइसोमी 18 मतलब 18th क्रोमोजोम में 2 से ज़्यादा 3 क्रोमोजोम्स जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, केरला इम्प्लीमेंट्स H1 रूल ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो अब आपको याद रखना है कि रिसेंटली केरल कौन सा है स्टेट है जो H1 रूल इंप्लीमेंट कर रहा है, या फिर H1 रूल रिलेटेड किससे। तो आपको याद रखना है H1 रूल जो केंद्र सरकार ने रखे थे सामने, दिस इज रिलेटेड टू प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। 2011 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया H1 रूल, जिसके तहत ओवर द काउंटर सेल्स जो एंटीबायोटिक्स का, प्रिस्क्रिप्शंस का, उसको रोकने की बात की। देखो क्या होता है, एंटीमाइक्रोबियल जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जो भी बैक्टीरिया है, और हम अगर एंटीबायोटिक्स खाते जाएंगे उन बैक्टीरिया पे असर नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे वो क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। तो ऐसा ना हो कि जाओ और दुकान से ले लो एंटीबायोटिक्स। तो ये थोड़ा सा रोकने के लिए H1 रूल इम्प्लीमेंट सरकार के द्वारा भी 2011 के अंदर किया गया था। ऑल्दो इसमें अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, ये एबिलिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कि अगर किसी भी उसके खिलाफ कोई दवा है, जैसे हम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग बोलते हैं, अगर वो दवा है इसके बावजूद भी दैट इट विल सर्वाइव, फिर भी जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। तो ये, इसे हम क्या बोलते हैं, यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस शब्द हम बोलते हैं। और ये अगर देखा जाए तो अलग अलग, जैसे एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स, एंटी वायरल या एंटी फंगल, मतलब फंगस, एंटी फंगल के खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाए, और एंटी वायरल, वायरस के खिलाफ रेजिस्टेंस जो है, वायरस जो है एंटीवायरल के खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाए, बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल दवा के खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये सब कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब हाई किस तरीके से स्प्रेड करता है, तो देखो जो भी बैक्टीरिया है जिसने भी डेवलप कर लिया है ना, जिसने भी सपोज करो कि उसने रेजिस्टेंस डेवलप किया और वो किसी भी जानवर या इंसान के अंदर प्रेजेंट है किसी का, तो हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो बैक्टीरिया हमें भी स्प्रेड हो सकता है, हमारे अंदर भी आ सकता है, और फिर धीरे धीरे उससे जो बीमारी होगी, तो फिर अगर हम उसको खाएंगे, दवा भी खाएंगे, तो हमारे अंदर कोई असर नहीं, मतलब कोई भी असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर उस बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से बीमार हुआ है जिसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली उस दवा के खिलाफ। तो कितना भी आप दवा खाओगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही तेज़ी से जो जर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगर ये मल्टीप्लाई तेज़ी से कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट,
कि अगर ये तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी हैव टू थिंक इन अ डायरेक्शन जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हो रहा है तो उन कारणों को दूर किया जाए किसी तरीके से, ये बहुत ज़रूरी आपका बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये रूल है इसमें जैसे क्या है, केरला हैज़ इम्प्लीमेंटेड 2011 का H1 रूल है। तो OTC जो है सेल है, और मतलब जो एकदम से ओवर द काउंटर सेल होता है ना कि ऐसे एंटीबायोटिक दे दी, फिर उसका केरला के जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है इवन विलेज, ये भी हेल्प करेंगे H1 रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 50 से 70% जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स का है वो इरेशनल है, अननेसेसरी। देखो डॉक्टर के लिए भी बहुत डिलेमा होता है, जैसे क्या हो गया, बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो अब हम जाएंगे और जाने के बाद हम दवा लिए, अब डॉक्टर मान लो एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं, तो जाते ही हमें लगेगा यार, मान लो 4-5 दिन का दवा देते हैं, अब हम उसको कोर्स को पूरा नहीं करेंगे और 2 दिन बाद फिर पहुंच जाएंगे, बोले सर कुछ सही नहीं। और डॉक्टर को ये कि उसे भी अपनी इज्जत बचानी है, क्योंकि आप तो तुरंत जजमेंट कर दोगे कि यार नहीं नहीं डॉक्टर सही नहीं है, और वो डॉक्टर तो एक खुराक में जो है सही हो जाता है। असल में वो डॉक्टर जिसको आप कह रहे हो ना कि एक खुराक में सही कर देता है, वो आपको हाई डोज एंटीबायोटिक्स दे देता है, लेकिन उसका नुकसान क्या है, उसका नुकसान आप तक सीमित नहीं है। उसका नुकसान ये होगा कि जो बैक्टीरिया आपको बीमार किया हुआ है उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, और वो बैक्टीरिया फ्यूचर में उस दवा को आप मानो कि वो फिर वो उस दवा का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा जब उसकी कई जनरेशन से डेवलप हो जाएंगी। फिर बहुत बिलियंस में जो है डॉलर्स की रिसर्च करके नई दवा बनानी पड़ती है। तो ये एक बड़ी दुविधा होती है, ऑल दो इसमें जो पेशेंट है उनकी अवेयरनेस भी बहुत मैटर आपकी करती है। फिर इंसिडेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये भी देखना है, जैसे हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे अगर ऐसे बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो गए तो वो फिर और तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है, तो यहाँ पे भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की रिपोर्ट सामने रखना है। एंटीबायोटिक का रैशनलाइज्ड यूज़ करना है हॉस्पिटल्स में, या डॉक्टर्स भी अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको भी रैशनलाइज करना है। कर्बिंग एंटीबायोटिक, इसमें क्या है भाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच की ज़रूरत होती है, और ओवर द काउंटर जो रेगुलेशन सेल का रेगुलेशन है वो भी ज़रूरी बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये टॉपिक है आपका दैट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी टू ट्रीट हीमोफीलिया। तो ये सारे टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ न्यूज़पेपर के अंदर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस का स्पेशल इशू जो पब्लिश होता है तो वो है आपका। तो इस वजह से जैसा मैंने आपको कहा कि ये सब टॉपिक्स आपके आए हैं, आप चाहो तो जाके देख सकते हैं, आज ही के पेपर के अंदर आए हैं। संडे का टाइम थोड़ा हम लोग का फ्लेक्सिबल रहता है, और मंडे टू सैटरडे वही आपको 9:30-10 बजे तक कंटेंट मिल जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इस टाइप से PDF बना के अगर मैं दूंगा आपको तो एक तो हेल्प रहती है, सेशन लेने में भी थोड़ा हो जाता है, ऑल्दो टाइम लग जाता है, लेकिन आपके लिए भी आसानी रिवीजन की बन जाती है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम का जो सेशन है वो भी थोड़ा सा और वेल स्ट्रक्चर्ड आपका बन जाता है। तो ये एक प्रयास है मेरी तरफ से आपके लिए, और बस आपको ये है कि सेशन देखते रहें जब भी समय मिले। जो इस साल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं तो अपना रेगुलरिटी मेंटेन रखें, रिवाइज करते रहें, ये भी मेरा सबसे कहना है। एंड जो ये PDF है आपको द हिंदू समरी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, और उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो वहाँ पे ये सारे PDF आपको मिल जाएंगे इस फॉर्मेट पे। PDF हिंदू का अब कुछ समय में वही मिलेगा। अभी भी सौरभ पांडे UPSC वाला टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ, लेकिन वो एक सेपरेट एक चैनल में बना रहा हूँ हिंदू से रिलेटेड, जिसमें हिंदू से रिलेटेड जो कंटेंट है, पॉइंटर्स, नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल आप जो है फॉलो कर सकते हैं। अब साइंटिस्ट जो है उन्होंने इंजीनियर्ड किया नैनो पार्टिकल्स को मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स। अब अगर आप देखोगे कुछ समय पहले ही नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ एप्लीकेशन मेंस में प्रश्न आया था, तो यहीं से कंटेंट आप लोगे। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है इट टू ट्रीट हीमोफीलिया, टीम ऑफ साइंटिस्ट जो है उन्होंने इंजीनियर्ड किया नैनो पार्टिकल जो कि हीमोफीलिया को ट्रीट कर सकता है। अब हीमोफीलिया थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या है। तो मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो कि ये जो हीमोफीलिया जैसी बीमारी उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, अब ये प्लेटलेट्स हैं। अब जनरली मान लो कुछ इंजरी होती है तो क्या होता है, इसमें क्लॉटिंग होती है। जैसे आपके शरीर में कुछ इंजरी हो गई तो उसमें क्लॉटिंग होती है ना। तो क्लॉट होता है, जैसे ये क्लॉट बन जाता है। जब ये क्लॉट ना बने किसी कारणवश तो वो हीमोफीलिया की बीमारी में देखने को मिलता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्लॉट्स बन ही नहीं रहे, यहाँ पे क्लॉट्स बने, तो हीमोफीलिया की स्थिति होती है। अब इसके लिए भी जेनेटिक फैक्टर्स होती है, कोई वायरस बैक्टीरिया से नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे मान लो ये नॉर्मल है, तो जैसे ही तो कुछ हुआ तो ये जो है आप देखोगे ये रैप्चर हो गया और यहाँ से खून निकलने लग जाए। यहाँ पे अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो सकती है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग आपकी होती है।
तो ये स्थिति, इसे हम हीमोफीलिया शब्द इसके लिए इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो ये इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ऐसा हमने पार्टिकल्स बनाए हैं जिसके माध्यम से इस डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है, अभी रिसर्च ये कहती है। तो यहाँ पे ऐसे इंजाइम्स को काउंट्रैक्ट करना जो कि लाइक दैट ब्रेक डाउन ब्लड क्लॉट्स एंड हुज अफेक्ट है लास्ट लॉन्गर, मतलब जो ब्लड क्लॉट को तोड़ देता है, ऐसा जो आपके कुछ एंजाइम्स हैं, तो उसको टैकल करने के लिए कुछ ऐसे पार्टिकल्स बनाए गए हैं बाय यूजिंग द नैनो टेक्नोलॉजी, जिससे कि ऐसी बीमारी को डील किया जा सकता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का ये एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि 20वां जो टेस्ट है हम लोगों ने 19 टेस्ट जो है इस साल के प्रीलिम्स के लिए, जो एडवांस करंट अफेयर्स का टेस्ट है वो 19 टेस्ट वाला जो है उनके पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिए हैं। 20वां टेस्ट आज रात को 9 बजे शेड्यूल्ड है। मेरा ये कहना है कि सिर्फ आप एटलीस्ट पीडीएफ गो थ्रू हों, मतलब क्योंकि उसमें मुझे आपको 50 टेस्ट देने हैं, तो एटलीस्ट आप कोशिश करें कि वो पीडीएफ ही अगर आप अच्छे से रिवाइज कर दो, 2500 टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। 2500 टॉपिक्स हैं। करंट अफेयर्स का वीडियो लेक्चर कोर्स तो चल ही रहा, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हो रही हैं, उसमें हमने 250 टॉपिक्स कर लिए हैं। तो ये दो चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि दुनिया भर की मेहनत जो आप कर रहे हैं उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है अब इसमें ज़रूरी ये है, ठीक है, जो भी आप लोग करें तो उसमें ज़रूरी ये है कि उस कंटेंट को गो थ्रू हो। अगर कोई कारणवश आप वीडियो लेक्चर नहीं कर रहे हैं तो वैसे करना तो चाहिए, नहीं कर रहे तो कहीं से नोट्स अरेंज कर लें। ये मेरा बहुत अनुरोध है, बार बार इस चीज़ के बारे में अनुरोध है, ठीक है, क्योंकि लेक्चर्स बहुत बड़े हैं और एक थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स का भी इशू रहता है। तो आपको एक फ्लो में चीज़ें लेकर जाइए, कोई वन लाइनर कंटेंट तो है नहीं, और 2 साल का कवरेज है दोनों में ही, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ का कंटेंट हो या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर का कंटेंट है, तो वो बहुत मतलब बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा उसमें फिर मैं आपको विद सोर्स आपको शो कर दूँगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपसे बार बार मैं कहना इसीलिए चाह रहा हूँ कि उसको करना, सिर्फ 24 की तैयारी जो कर रहे हैं, बाकियों को नहीं करना, बाकियों को जो फॉलो कर रहे हैं वो करें जहाँ, ठीक है। अब इकोनॉमी के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि लेक्चर सीरीज़ में आपको करूँगा, तो मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है। तो इकोनॉमी के जब करंट अफेयर्स में जो एडवांस टॉपिक्स हम करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको जो बेसिक है, तो वो बेसिक मैं आपके लिए लॉन्च कर दिया यहाँ पे। मतलब यूट्यूब के अंदर फ्री हमारी क्लासेस शुरू हो गई, मंडे टू फ्राइडे 11 साढ़े ग्यारह पौने 12 तक क्लास शुरू हो जाती है इकोनॉमी का। आप लेक्चर एक बार देखना, वहाँ भी मैं आपके लिए पीडीएफ अच्छे तरीके से बना के दे रहा हूँ। तो ये सब मेहनत का काम है, जहाँ ज़रूरत है यूट्यूब के माध्यम से करना, जहाँ फ्री कंटेंट जरूरी है, जहाँ दिया जा सकता है वहाँ दिया जा रहा है, जहाँ पे ऐप पे क्लासेस रन करने की बात है, जहाँ थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें करनी है वहाँ वो किया जा रहा है। तो एक ट्रस्ट आपको ज़रूर से डेवलप करना चाहिए, अगर प्रयास किया जा रहा है उसको अप्रिशिएट भी ज़रूर से करना चाहिए। वहाँ मिसट्रस्ट का थोड़ा भी स्कोप ना हो, ऐसा मुझे मानना है कि आप ये चीज़ थोड़ा सा देखेंगे। चलो देखते हैं, कंपाउंड डेट किल माइक्रोबैक्टीरियम एब्सेसिस करके साइंटिस्ट ने एक ऐसा कंपाउंड को निकाला है जिसके माध्यम से माइक्रोबैक्टीरियम एब्सेसिस, जो कि इट्स अ रिलेटिव ऑफ बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कोलाई, जो कि जिसकी जो ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है, टीबी को कॉज करता है, उसी से रिलेटेड एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम एब्सेसिस करके है। तो उन्होंने मतलब ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम एब्सेसिस की अगर हम बात करें तो इसको ऐसा कंपाउंड जो उसका खात्मा कर सकता है। तो अब ये कहा यह गया है कि कई ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनको मतलब जैसे अगर मान लो इस बैक्टीरिया को आपको ट्रीट करना है और नॉर्मल एंटीबायोटिक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो इतना हेल्पफुल नहीं होगा। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स सॉल्ट्स डिस्कवर किए गए हैं जिससे कि इनको टैकल किया जा सकता है। तो अगर आप सपोज करो लिख रहे हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर या ऐसा, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो कि हाँ देर आर सर्टेन कंपाउंड्स विच लाइक विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्टेन कंपाउंड्स हैव बीन क्रिएटेड विच विल हेल्प टू किल द माइकोबैक्टीरियम एब्सेसिस की अगर बात करें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरफेरॉन गामा लिंक टू लॉन्ग कोविड पेशेंट। लॉन्ग कोविड का मतलब क्या होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। लॉन्ग कोविड शब्द का मतलब हुआ कि जैसे आप ये मानो कि कोविड की बीमारी होने के बाद भी जो सिम्टम्स और ये सब आपका कंटिन्यू रहते हैं। तो जो एनालिसिस है ब्लड सैंपल का उसके माध्यम से कहा गया है कि जो एंटीवायरल प्रोटीन इंटरफेरॉन गामा, ठीक है, तो लाइक प्रोलॉन्ग्ड एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटीवायरल प्रोटीन इंटरफेरॉन गामा विच परसिस्टेड फॉर 180 डे पोस्ट इन्फेक्शन। तो ये जो है ना कि एंटीवायरल एक प्रोटीन है इंटरफेरॉन, आगे डिस्कस करेंगे इंटरफेरॉन के बारे में डिटेल में। तो ये शरीर के अंदर 180 दिन तक प्रेजेंट था, तो एक प्रकार की प्रोटीन है। सो ये जो इंटरफेरॉन के प्रेजेंस की वजह से इसने CD8 किलर टी सेल्स को इंड्यूस किया, है ना, जो कि आप कह सकते हैं किसके कंटेक्स्ट में, कुछ जो
फॉरेन पार्टिकल्स या एंटीजेंस शरीर के अंदर प्रेजेंट है। और ये फाइंडिंग ये भी हाईलाइट करती है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है SARS-CoV-2 इन्फेक्शन के लिए, इट इज़ एसोसिएटेड विथ लॉन्ग कोविड-19 डिबिलिटेटिंग जो डिफरेंट सिम्टम्स है कोविड-19 के, उसकी वजह से। मतलब क्या है कि अगर किसी को कोविड-19 होता है और वो कोविड-19 शरीर के अंदर कॉज हुआ, कॉज होने के बाद जो आप कह सकते हैं कि उसके कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, उसके खिलाफ आपके जो ये एंटीवायरल प्रोटीन इंटरफेरॉन ये भी प्रेजेंट है। इसकी वजह से CD8 किलर टी सेल्स का रिस्पॉन्स भी विजिबल आपका रहता है। अब ये चीज़ें क्यों शरीर के अंदर चलती रहती, बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग कोविड। तो इंटरफेरॉन क्या है, ये नेचुरली ऑकरिंग प्रोटीन है। अब ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो ज़्यादा डेवलप्ड सेल्स नहीं है, मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जैसे मान लो हमारा है, ये कोई जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो वेल डेवलप्ड सेल्स हैं, उनको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। तो ये जनरली ये यूकैरियोटिक सेल्स के द्वारा ही सिक्रेट किए जाते हैं। जैसे ही सेल्स में वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो इसको जो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रोटीन है ये आपका रिलीज़ होता है, और इसके कई प्रकार के बेनिफिट्स भी होते हैं। इंटरफेरॉन की अगर बात करें, कई बीमारियों को ट्रीट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिड नेथ्रेडल यूज ग्लू टू क्रिएट स्टोन टूल्स। ठीक है, तो नेथ्रेडल्स क्या थे, ये मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ इस तरीके से थे नेथ्रेडल्स जो हैं। तो नेथ्रेडल्स जो है इन्होंने स्टोन टूल ऐसे क्रिएट किए जिसमें उन्होंने एडहेसिव्स का इस्तेमाल किया, एडहेसिव में कुछ चिपकाने से रिलेटेड। तो अभी कुछ ऐसे ही चीज़ें, टूल्स ऐसे डिस्कवर किए हैं अफ्रीका के अंदर, और इनको यूरोप के किसी म्यूज़ियम में भी रखा गया। तो इसमें कहा गया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कवर हुई हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑचरे और बिटुमेन, है ना, तो इनका इस्तेमाल किया है। तो लिक्विड बिटुमेन का इस्तेमाल या 55% ऑचरे का इस्तेमाल किया गया है। तो इनका इस्तेमाल क्या जोड़ने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया है, तो मतलब एडहेसिव के रूप में है। तो ये आप खुद देखो कि उस समय नेथ्रेडल के टाइम पे इतनी कैपेबिलिटीज़ या था कि वो चीज़ों को जोड़ते थे। ठीक है, जोड़ते थे इन द सेंस स्टोन टूल्स और इन सबको आपका जोड़ते थे। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अभी डिक्शनरी मीनिंग है फॉरेस्ट की, वो अभी जो अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट डिसीजन में TN गोदावरम केस के अंदर, वो आपका उसी सेम को लेकर चलना है जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता है। तो ये एक है। अब इसमें सारी चीज़ें हमारे लाइक ये टॉपिक मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है आप लोग के साथ। तो इसमें देखो मेन इशू क्या चल रहा है कि जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सरकार का कहना है कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन में सिर्फ वही फॉरेस्ट आने चाहिए जो कि डॉक्यूमेंटेड है, मान लो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। लेकिन रूल ये भी कहता है कि इसमें जैसे कोई प्लांटेशन एरिया है और वो उसका एक फॉरेस्ट से के प्रति फॉरेस्ट टाइप इंपॉर्टेंस बन जाता है, तो उन्हें डीम फॉरेस्ट बनाया जा सकता है। तो ये डीम फॉरेस्ट का कंसेप्ट इस जजमेंट के बाद आपका आया था, क्योंकि है ना। तो अब इसमें जो आपका सरकार का कहना है कि यार ये देखो कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो एक इंडिविजुअल लेवल पे कई बार स्टेप्स लिए जाते हैं, मान लो कोई लैंड एरिया वहाँ प्लांटेशन अगर किया जाता है तो वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे, क्योंकि फिर आगे उसे डीम फॉरेस्ट डिक्लेयर करके उस लैंड पे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का जो ओनरशिप है वो भी आपकी चली जाएगी। ठीक है, सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट फोर्स में कब आया? 1980 के अंदर आया। और इसमें क्या कहा गया कि 4 मिलियन जो हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड है वो डाइवर्ट किया गया 1951 से 75 के अंदर। और एक एक्ट फोर्स में जब आया तो एवरेज जो एनुअल रेट ऑफ डाइवर्जन है वो आप कह सकते हैं कि वो मात्र 22,000 हेक्टेयर तक ही रहा। तो ये कहा कि ये एक इंपॉर्टेंस दिखा रहा है इस एक्ट के बारे में, इस एक्ट के इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है। फिर यहाँ पे क्या है कि मेनली जो प्रोविज़न है इसका, ये आपका अप्लाइड है ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और बाय द स्टेट्स। मतलब क्योंकि वही फॉरेस्ट जो कि रिकॉग्नाइज्ड है एज अ बाय द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या फिर स्टेट के रिकॉर्ड के अंदर। फिर क्या हुआ था कि इलीगल टिम्बर्स पेड़ वोड़ काटे गए थे तमिलनाडु में, गुडालूर है। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था गोदावरम केस का 1996 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो इसकी वजह से क्या है, जो फॉरेस्ट हैड टू बी प्रोटेक्टेड रिस्पेक्टिव हाउ दे आर क्लासिफाइड। मतलब किस तरीके से वो क्लासीफाइड है उससे मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे फिर भी आपको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और यहाँ पे इसी डीम्ड का कंसेप्ट जो है आया। यहाँ पे मान लो भले आपने ऑफिशियली उसको फॉरेस्ट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसे एक फॉरेस्ट
फॉरेस्ट का दर्जा दिया जाएगा और उस पर उसी प्रकार का जो है आप कह सकते हैं कि एक स्टेटस रहेगा। तो 28 ईयर्स जो है उसके बाद भी जो स्टेट्स हैं, बेस्ड ऑन द सर्वे एंड रिपोर्ट्स बाय एक्सपर्ट कमेटी, उन्होंने बहुत जो फॉरेस्ट है उसको डिफरेंटली अपना इंटरप्रेट किया है। और ये मतलब कई प्रकार के ऐसे मतलब डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके की सोच है, डिफरेंट लॉज हैं। तो ये एक अलग तरीके का चैलेंज जो है गवर्नेंस, फॉरेस्ट गवर्नेंस से रिलेटेड लेकर आ रहा। सेंटर ने इसको अमेंड करके प्रयास किया कि क्लैरिटी इस पर लाया जाए जिसमें जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड है ना, दैट हैड ऑलरेडी बीन लीगली पुट टू नॉन फॉरेस्ट्री यूज बट कन्फर्म टू द स्टेट क्राइटेरिया ऑफ द डीम फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कहा गया कि क्लैरिटी आना जरूरी है। तो यहाँ पे कहा गया कि जैसे जैसे जो भी फॉरेस्ट है वो रिकॉर्ड में सेंटर स्टेट के बीच में, तो उसको हम फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर, मतलब उन्हीं को फॉरेस्ट के रूप में करना चाहिए। तो ये बेसिकली क्योंकि अगर इसमें मेनली ये है कि जो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, सपोज करो दिस पोज द चैलेंज टू द यूज़ एंड ओनरशिप ऑफ सच लैंड। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी एम्बिग्यूटी अगर बनी रहती है, जैसे अगर एम्बिग्यूटी बनी रहती है कि कोई फॉरेस्ट मतलब प्लांटेशन है, उसको कोई प्राइवेट मेंबर अपना कोई उसमें पौधे वौधे लगा दिया और उसे आपने फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, तो उसकी ओनरशिप जाने का उसको डर रहता है। और इससे प्राइवेट इनिशिएटिव भी नहीं आ पाएंगे। सरकार का कहना है कि जैसे एक ही हम ये मतलब जैसे हम फॉरेस्ट सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, कार्बन सिंक के लिए फॉरेस्ट एरिया डेवलप करना चाहते हैं किसी एरिया में, अब बट उसे आपने डीप फॉरेस्ट बना दिया। मान लो कोई इंडस्ट्री उसके चारों तरफ की प्रयास किया गया कि हम जंगल बना देते हैं एक अच्छा सा, तो उसको फिर आपने डीप फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, तो उस बेसिस में फिर उसकी ओनरशिप उससे चली जाएगी। तो इस डर से वो इस टाइप का प्लांटेशन से भी बचते हैं। तो इसको दूर करने के लिए क्लैरिटी रख दी, फॉरेस्ट उन्हीं को कहेंगे जो कि फॉरेस्ट रिकॉर्ड के अंदर इंक्लूडेड है। ये अमेंडमेंट की बात जो है वो की गई है। अमेंडमेंट इट हैज़ ऑल्सो लाइक अलॉन्ग साइड रेल लाइन, जैसा अमेंडमेंट जो है रोड नेसेसरी जो है टू प्रोवाइड एक्सेस टू द हैबिटेशन अप टू मैक्सिमम 0.10 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड, जो कि डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर्स और द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड विच नीडेड टू बी क्लियर टू कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे देखो जैसे मान लो कोई रोड बनाना है, रेल बनाना है, तो उसमें कुछ अगल बगल थोड़ा सा जो एरिया है उसका विदाउट एनी क्लियरेंस उसको काटा जा सकता है। और लगभग 100 किलोमीटर तक का जो बॉर्डर है उससे 100 किलोमीटर तक का जो लैंड एरिया है उसमें अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे भी लैंड का अगर फॉरेस्ट है तो विदाउट क्लियरेंस उसको काटा जा सकता है। इस प्रकार का अमेंडमेंट किए गए हैं। लगभग 10 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है, अगर मान लो ज़रूरत है कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, या 5 हेक्टेयर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और 5 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड है अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म वाले एरिया में है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। मतलब विदाउट एनी इतना अधिक आपका विदाउट एनी काइंड ऑफ वी कैन से किसी प्रकार का ऐसा क्लियरेंस और इन सब के लिए। तो गवर्नमेंट का रैशनल यही है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्राइबल एरिया में डेवलप हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें रोड और रेल बनाए, बट इस फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड एक लाइवलीहुड आस्पेक्ट भी डेवलप कर सकते हैं। इससे जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन उसके आसपास रहती है तो उसके लिए भी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बन जाए, और कनेक्टिविटी होगी तो इको टूरिज्म भी जो है वो आपका प्रमोट हो सकता है। वहाँ के लोग जो है उनके लिए भी एक अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। चलो, ये निबंध का टॉपिक मैंने कल आपको दिया था। तो सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल है, किसी क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। 20th टेस्ट करंट अफेयर्स का आज रात को 9 बजे शेड्यूल्ड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और कोर्स अभी जो एक्टिव है, एक तो ये 50 टेस्ट वाला है जिसको हर मतलब थर्सडे और संडे को टेस्ट होता है आपको 9 बजे। ठीक है, 9 बजे आपका टेस्ट है, प्लीज़ इसको मिस नहीं करना कोई। तो आप सौरभ पांडे UPSC.com पे जाएंगे तो आपको करंट अफेयर के कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, साथ में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी मिल जाएगा, एग्रीकल्चर ऑप्शनल का लिंक मिल जाएगा। तो ये आप देखोगे, कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। ये डिटेल्ड कोर्स आपका चल ही रहा है, कल इसकी क्लास आपकी 9:30 बजे लाइव होगी, तो इसको मिस नहीं करना है। तो डिटेल कोर्स ऑन करंट अफेयर्स इसकी क्लास है आपकी, तो इसको मिस नहीं करना। इसमें देखो कैसे क्लासेस होंगी, मतलब जैसे मान लो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आयर, सारे सब्जेक्ट के जो एडवांस टॉपिक्स हैं कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में जो 2 साल से रहे हैं वो सारे कवर हो रहे हैं। और बहुत अल्टीमेट आपको इसमें प्रीलिम्स पॉइंटर का PDF भी मैं आपको देता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हीं को ज्वाइन करना जो 2024 की कर रहे हैं। इसमें मैं बार बार आपको कहूँगा कि इसको मिस नहीं करना है। इसका कोई प्राइस भी बहुत हाई नहीं है, लगभग 1800 के आसपास प्राइस है, कोई ऐसा नहीं कि 18,000 है, बट जो कंटेंट है ना उसका वैल्यूएशन बहुत, फिर आप कहीं से भी उस चीज़ को कंपेयर कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा अगर मैं किसी चीज़ के लिए कह रहा हूँ तो आप इसको ज़रूर से थोड़ा सा ट्रस्ट करें और इसका हिस्सा बने ज़रूर से। और किसी कारणवश अगर कोई भी अगर आपकी सोच है कि ठीक है नहीं करना वीडियो लेक्चर, तो एटलीस्ट जो है PDF का इंतज़ाम करें और वो क्लासेस फॉलो करें,
ठीक है। अभी मैंने लगभग आपको 250 के आसपास टॉपिक्स उसमें दे दिए हैं, है ना। 7-8 क्लासेस ही हुई हैं हमारी। तो ये है, पुरानी क्लासेस आप कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट वाइज कंटेंट, अभी जैसे पॉलिटी में आपको ख़त्म करा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस पे जाएंगे, फिर इकोनॉमी में जाएंगे, और बेसिक्स चीज़ें जैसे इकोनॉमी का एडवांस टॉपिक लेने से पहले मैं बेसिक्स कवर आपके लिए करवा रहा हूँ, जो कि हम लोग यूट्यूब में करा रहे हैं। तो जहाँ पे फ्री कंटेंट देना है वहाँ भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जहाँ पे थोड़ा सा लॉजिस्टिक चीज़ें लगती हैं, थोड़ा सा ये जो भी प्रयास है उसको सस्टेनेबल किया जा सकता है, तो उसमें एक मिनिमम अमाउंट में जो चीज़ें हो सकती हैं वो है। अब ये कोई वन लाइनर करंट अफेयर्स तो है नहीं कि वन लाइनर दे दिया, है ना, ये हाल में ये थे वो थे, इस टाइप का कंटेंट तो नहीं है। तो उसमें एक मेहनत अलग से लगती है, कंटेंट क्रिएट करना और लॉजिस्टिक्स रहते हैं, तो एक कॉस्ट उसकी बनी रहती है। आई थिंक आप इस दुनिया में आप इतने समय से हैं और यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इकोनॉमिक आस्पेक्ट में, है ना, तो ये चीज़ें यू ऑल अंडरस्टैंड। तो आई एम होपफुल कि आप इस चीज़ पर ट्रस्ट करके चीज़ों का हिस्सा बनेंगे। सिर्फ 2024 की अगर आप तैयारी करें तभी करना। फिर दूसरी चीज़ देखें कि कैसे करेंगे। देखिए, जैसे आप वेबसाइट जाओ saurabpandeyupsc.com, यहाँ पे पॉपुलर कोर्सेज पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक कोर्सेज दिखेंगे, यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे एक आएगा नंबर, तो नंबर अपना डाल दो, फिर जो भी है अंदर जाके फिर वहाँ पे एक कोड अप्लाई का ऑप्शन होगा, उसमें कोड बस आपको अप्लाई पे प्रेस करना है, अमाउंट 30% से रिड्यूस होगा और आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये कोई क्वेरी है मैसेज कर दो या मुझे मेल कर दो। आज के लिए इतना ही। इसका PDF आपको अभी जो टेलीग्राम चैनल है द हिंदू समरी और सौरभ पांडे UPSC वाला टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। PDF से ही रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।